नमस्कार, सभी का स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य कक्षा 12 का एक शानदार क्वेश्चन पेपर मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। बिल्कुल आपके बोर्ड के पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग है और शानदार तरीके से तैयार किया हुआ है। अच्छी तरह से आप पढ़ के जाना, एग्ज़ाम में आपको 100% इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है और अपठित काव्यांश भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। हम सीधे जो रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन के आपके 16 अंकों के प्रश्न बनते हैं वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीसरा जो प्रश्न है वो है किसी एक विषय पर आपको लगभग 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है, 5 अंक का होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आप इन टॉपिक को तैयार करें। मैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको किसी एक शानदार विषय पर निबंध भी बता दूंगा। तो पहला टॉपिक हो आ सकता है आपके डिजिटल भारत, सपना और हकीकत, फिर आपके विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उन पर चलते हैं। तो पहला आप देख पा रहे हैं, चौथा प्रश्न है, कंटिन्यू करेंगे कि बीट रिपोर्टिंग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर आपको लिखना है कि पत्रकारिता में समाचार संकलन के क्षेत्र में का विभाजन बीट कहलाता है। मतलब ये होता है कि जहाँ समाचार लिखे जाते हैं ना, वहाँ पर जो पत्रकार बैठते हैं उन पत्रकारों की रुचि के हिसाब से उनको काम दिया जाता है। जो खेल से संबंधित पत्रकार है, जो खेल से संबंधित जानकारी रखता है, जिसका खेल में इंटरेस्ट है, उसको खेल संबंधी काम दिया जाएगा। जो विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखता है उसको विज्ञान से संबंधित, जो फिल्मों से संबंधित इंटरेस्ट रखने वाला पत्रकार है उसको फिल्मों से। तो ऐसे उनके काम का विभाजन किया जाता है। जैसे खेल बीट, अपराध बीट, शिक्षा बीट। जब कोई पत्रकार अपने निर्धारित क्षेत्र से जुड़ी खबरें एकत्रित करता है और रिपोर्ट करता है तो उसे बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। शानदार तरीके से अच्छा तैयार किया हुआ है और याद करके जाना है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखो, कहानी लिखते समय कथा वस्तु का क्या महत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम से पहले मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो आप समझिए, इसकी उपयोगिता समझ सकते हो आप। नेक्स्ट जो आंसर आपको लिखना वो ये है कि जो कथा वस्तु है कहानी का ढांचा या बुनियाद होती है। इसी के ऊपर पूरी कहानी जो है वो चलती है। इसमें घटनाओं का क्रमबद्ध संयोजन होता है। बिना मजबूत कथा वस्तु के कहानी बिखरी हुई लगती है। यह कहानी को शुरुआत से अंत तक जोड़े रखती है और पात्रों के विकास में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकारिता के 6 ककार 6 केज कौन से हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे 6 जो ककार होते हैं उसमें से 4 ककार और 2 ककार, ठीक है ना। इसका अलग अलग आपको ऐसे याद करना है तो 6 एक साथ याद हो जाएंगे। कहाँ कौन सा यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। किसी भी समाचार को पूर्ण बनाने के लिए इन 6 प्रश्नों का उत्तर होना आवश्यक है। तो ये 6 ककार होते हैं, आप लोग याद करेंगे। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, काव्यांश जो हमारा काव्यांश परिचय 10 अंक का, उसमें से प्रश्न बनाते हैं कि काव्य दोष किसे कहते हैं। किसी एक काव्य दोष का नाम लिखिए। तो सिंपल सी परिभाषा है कि काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस में बाधा उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। जो काव्य के रस का उत्कर्ष करते हैं वो तो काव्य के गुण हो गए, और जो काव्य के रस में बाधा उत्पन्न करते हैं वो काव्य के दोष हो गए। अब बहुत सारे दोष है, उसमें से आप कोई भी एक दोष लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा जैसे श्रुति कटुत्व दोष या श्रुति कटु दोष। जब सुनने में शब्द कड़वे और कठोर लगे उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं या श्रुति कटु दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हरिगीतिका छंद की परिभाषा और मात्राएं बताइए। तो हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। सामान्य तौर पर 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु होता है। अब आप समझ गए ना, हमने गीत जो छंद वाला टॉपिक है उसमें शानदार तरीके से आपको बताए हैं कि गीतिका छंद क्या है, हरिगीतिका छंद क्या है, सवैया क्या है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो हरिगीतिका छंद है इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। ध्यान रखना, पहला वाक्य है ना कि भाई हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक क्यों है? क्योंकि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है 28, इसलिए सममात्रिक हो गया। दूसरी बात ये भी लिखनी है कि मात्राएं कितनी होती है, तो प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। 28 मात्रा है तो यति कितने पे होती है, तो 16 और 12 पे यति होती है।
और अंत में क्या होता है, तो अंत में एक लघु होता है और फिर उसके बाद गुरु होता है। तो ये आपका हरि गीतिका हो गया। इसी तरीके से अगर गीतिका आता है तो गीतिका में ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पे 26 मात्रा होती है। बस सिर्फ इतना फर्क है गीतिका और हरि गीतिका में कि गीतिका में 26 मात्रा होती है और हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है। गीतिका में 14-12 पे यति होती है, हरि गीतिका में 16-12 पे यति होती है। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें दोनों में समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विभावना अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो विभावना अलंकार का एक शानदार उदाहरण ये होता है। वैसे तो विभावना अलंकार कहते किसे हैं कि भाई जहाँ बिना कारण के ही कार्य घटित हो जाए तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे सकते हो कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तो ना, तो बिना कारण के कार्य हो जाता है, इसलिए इसे इसमें विभावना अलंकार है। अब सब प्रसंग व्याख्या का एक प्रश्न आया है आपके कार्नेले का गीत से लिया गया है। अरुण या मधु में देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो आप प्रसंग में लिखेंगे यह काव्यांश जयशंकर प्रसाद रचित नाटक चंद्रगुप्त के गीत कार्नेलिया का गीत से लिया गया है। व्याख्या करनी है इसमें कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महानता का वर्णन कर रही है। वह कहती है कि भारत वह देश है जहां सूरज की लाली बिखर कर वातावरण को मधुमय बना देती है और अनजान लोगों को भी यहां आश्रय मिलता है। इसी के साथ अगला हमारा क्वेश्चन है कि आज बचपन की एक और घटना याद आ रही है। मैंने देखा कि घर में कुछ हलचल है। प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ से लिया गया है। तो इसमें आपको लिखना है कि भाई यह गद्यांश हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रेम घन की छाया स्मृति संस्मरण से लिया गया है। लेखक अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए कहते हैं कि कैसे उनके घर का वातावरण साहित्यिक था और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के प्रति उनके मन में कैसा कौतूहल और आदर था। उसके बाद 12वां प्रश्न आप देखो कि देवसेना का गीत कविता का मूल भाव लिखिए। मूल भाव वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद रख लेना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत में त्याग, वेदना और आशालता का चित्रण है। देवसेना अपने जीवन के अंतिम अपने प्रेम और संघर्षों अंत में अपने प्रेम और संघर्षों को याद करती है। वह कहती है कि उसने जीवन भर दुखों से संघर्ष किया है और अब वह अपनी आशा को विदा कर रही है। और नेक्स्ट, सरोज स्मृति कविता में कवि निराला ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? तो देखो, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं को भाग्यहीन कहा है। दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता। कम उम्र में पत्नी की मृत्यु और अंत में अपनी एकमात्र पुत्री सरोज की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया था। अब यहाँ पे कुछ और प्रश्न हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहें। मैं ऐसे ही मॉडल पेपर और जो टॉपिक है आपके वो बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा शानदार तरीके से। आप तो बस इस क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट भाग भी चाहते हैं या आप जो टॉपिक हिंदी साहित्य के कोई पढ़ना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको उसी टाइप से शानदार तैयारी करा दूंगा। अब देखो, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई थी? तो भैरव सूरदास से ईर्ष्या करता था। उसकी पत्नी सुबाकी को भैरव की मारपीट से बचाने के लिए सूरदास ने मदद की थी, जिससे भैरव नाराज था। बदला लेने के लिए उसने झोंपड़ी में आग लगा दी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक परिचय में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयार करना है कि जन्म इनका 1883 जयपुर में हुआ था और हिंदी कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो है उसने कहा था। उसके बाद सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उनकी शैली संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल है। बिल्कुल सिंपल आपका ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अगला क्वेश्चन है बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो बिस्कोहर की माटी में विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने गांव बिस्कोहर की प्रकृति, ऋतु और ग्रामीण जीवन जिसमें तालाब, फूल, आपसी प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो अज्ञेय की कविता में दीप व्यष्टि का प्रतीक है जो स्नेह और गर्व से भरा है, लेकिन उसकी सार्थकता समाज में विलीन होने में ही है। तो देखो, ये हमने अभी शुरुआत करी है और जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसी लगी ये क्लास मुझे बताइए और कमेंट करिए आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आगे आपको कौन सी चीज़ चाहिए, मुझे कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास अवेलेबल कराता हूँ। धन्यवाद।